यस। तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, आई से बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉन्ड ऑफ फैक्टर से ही बच्चों हम रिलेट करेंगे एबनॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों बॉन्टॉप फैक्टर एक साइंटिस्ट के नाम पे ये फैक्टर डिफाइन है जिनका नाम बॉन्टॉप था। जैसे मैंने कल भी बताया था कि बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स का बच्चों नेचुरल स्टेट, जो नेचुरल उनका जो कंडीशन है, जो नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल उनकी जो प्रेजेंस है, अगर बच्चों वो एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक डाइमर फेज में, लाइक ट्राइमर फेज में, लाइक पॉलीमर फेज में, नेक्स्ट बच्चों डिसोसिएशन फेज में। ठीक है, अगर डिसोसिएशन फेज में प्रेजेंट है या बच्चों एसोसिएशन फेज में प्रेजेंट है, वो क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा अभी, तो आपको वहां से दिमाग में बैठ जाएगा कि हम कैसे समझेंगे। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले केस में ऐसे कंपाउंड्स बच्चों जो एसोसिएशन को फॉलो करेंगे, ऐसे कंपाउंड जो डिसोसिएशन को फॉलो करेंगे। तो उस केस में बच्चों क्या हुआ था कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, एंड बच्चों जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिला। जब डिफरेंस देखने को मिला तो बच्चों अब ये बात हुई कि दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट हो। भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें एसोसिएशन हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें डिसोसिएशन हो, उन्हीं केसेस के अंदर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और थियोरेटिकल वैल्यूज में डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। उस डिफरेंस को समझने के लिए इन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई, एक वैल्यू मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला उसी कंपाउंड्स को लेके, तो उसकी वैल्यू समथिंग कुछ 1 यूनिट निकल के आई। मैंने थियोरेटिकल वैल्यूज बच्चों निकाली तो उसकी वैल्यू सपोज आपकी 1.5 यूनिट्स निकल के आई, है ना। तो उन्होंने बड़ा बड़ा बोला कि कभी कौन सी वैल्यू सही हो, तो सही वैल्यू बच्चों वो होगी जो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, बिल्कुल सही। तो जो केमिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल बच्चों मैं आपको बिल्कुल हिंट कर देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर जो बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं बिल्कुल ट्रुथ वैल्यू होती हैं वो, ठीक है, ट्रू वैल्यू होती हैं। तो उन्होंने बेटा बोला कि भाई वॉन्टॉप ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो भले भाई बोला कि एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू 1 यूनिट निकल के आ रही है, ये वैल्यू आपके 100% करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि भाई ठीक है, ऐसा करते हैं, जो वैल्यूज में डिफरेंस निकल के आ रहा है, और हम लोग तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, तो हमें तो बच्चों हमें थ्योरेटिकल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, एक मैं अपना कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, आई। आई का मतलब है वांट ऑफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर है क्या, क्या चीज है, किस तरीके से काम करती है। तो इस वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से इन्होंने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन को आसान किया कि जो डिफरेंस निकल के आ रहा था, वो डिफरेंस बच्चों जो आपका यहाँ पे मैंने 0.5 के बारे में डिफरेंस किया, वो 0.5 जो डिफरेंस है वो कवर हो गया। और कवर होते ही जैसे आई का मल्टीप्लीकेशन हुआ आपके बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, तो आपकी जो थियोरेटिकल वैल्यूज थी बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के क्लोज आ गई और इक्वल आ गई अप्रोक्सीमेट। तो ये इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो देखते हैं बेटा। यस, थ्योरी में इन केस ऑफ सॉल्यूट which are dissociated or associated in solvent। जो मैंने अभी आपको बोला वही बात बेटा लिख रहे हैं, आपको थ्योरी से बहुत बेटर ढंग से सही ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, एसोसिएटेड इन सॉल्वेंट प्रोवाइड डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल एंड theoretical value ऑफ सीपी। सीपी मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, these compounds or solute are known as
एबनॉर्मल कंपाउंड, एबनॉर्मल कंपाउंड। ठीक है बेटा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। मतलब जो बेटा सॉल्यूट या जो कंपाउंड आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद अगर बच्चों उनकी एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यूज अलग अलग निकल के आती हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कंपाउंड। ठीक है, क्लियर। इस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए उन्होंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए जहां पे आई को इंट्रोड्यूस किया। आई बेटा वही पॉइंट ऑफ फैक्टर है ना। तो डिफरेंस, अब ये डिफरेंस क्यों आ रहे थे, किन कंपाउंड के साथ देखने को मिल रहे थे? तो ऐसे कंपाउंड जिनका एसोसिएशन होता है या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका डिसोसिएशन होता है, ठीक है, उनके साथ ही यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बच्चों अपन क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल कंपाउंड। So these values, are corrected. So these values are corrected by a correction factor. By a correction factor, which is known as Bonhoeffer factor. ठीक है, तो डिफरेंस को बच्चों कवर करने के लिए एक करेक्शन फैक्टर आपका इंट्रोड्यूस किया गया है ना। उसी करेक्शन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्टॉफ फैक्टर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस। तो अब बच्चों हम बात करेंगे कि हम लोगों ने जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था, आपको पता है बेटा, जहां पे डेल्टा टीबी की वैल्यू बच्चों क्या आई थी? डेल्टा टीबी इक्वल टू आया था केबी इंटू स्मॉल एम, यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, यस। इसी तरीके से बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्टीशन फ्रीजिंग पॉइंट अपन लोगों ने देखा था। उसका बच्चों फॉर्मूला था, क्या था? यहाँ पे के एफ था, के एफ इंटू स्मॉल एम था। ठीक है, के एफ इंटू स्मॉल एम, ये था आपका सेकेंड फॉर्मूला। और इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा था भाई, जो पाई की वैल्यू है, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको अपन ने सीआरटी बोला था, एसआरटी था ना, सॉल्यूशन कांस्टेंट को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया था, तो ये सीआरटी बच्चों डिफाइन हुआ था। अरे सभी को बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों के साथ उन्होंने क्या किया कि जो भी वैल्यूज निकल के आ रही है वो आपकी क्या है बच्चों? ये तो कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल वैल्यूज हैं यहाँ से जो निकलेंगी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कुछ और निकल के आएंगी। तो उस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए उन्होंने ऐसे करके ऐसे कंपाउंड जो सॉल्वेंट में डिसोशिएट होते हैं, जो सॉल्वेंट में एसोसिएट होते हैं, उनके साथ बच्चों क्या करो? एक आई का मल्टीप्लीकेशन कर दो, सिंपल से आई का मल्टीप्लीकेशन। ये आई बच्चों क्या है? ये आपका बॉन्टॉफ फैक्टर है। समझ में आया? ये करेक्शन वैल्यू है। जैसे बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी अपन लोग पढ़ते हैं गैसेस स्टेट चैप्टर के अंदर, तो उस केस में अपन लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं ना, आइडियल और रियल गैस की वो कंडीशंस को चेंज करते हुए। तो यहाँ पे आई बच्चों क्या है? करेक्शन फैक्टर है, जिससे क्या होगा, आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो आपकी थियोरेटिकल वैल्यू है, ये दोनों ही बच्चों क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। और इक्वल आ जाएंगे तो थियोरेटिकल वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंट के इक्वल आने का मतलब हमारा आंसर सही होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। तो इन तीन के साथ तो हम इस तरीके से फॉलो करते हैं। सिर्फ आपका जो पहले वाला फॉर्मूला था उसमें अपन आई का मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा। भाई बाद में निकालेंगे आई कैसे करते हैं कैलकुलेट। अब बच्चों इसके बाद आता है आपका जो हम लोगों ने बताया रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर, वो उसके साथ थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो उसका फॉर्मूला बच्चों क्या था? आपको याद होगा, पीबी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पीबी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बेटा मोलैलिटी वाला टर्म आएगा। तो बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं कि भाई फॉर्मूला तो सर ये हो गया Na डिवाइड बाई Na प्लस एनबी, तो वो क्या करते हैं कि सर आई का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, जो आपका यहाँ पे करेक्शन फैक्टर है, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट ये गलत है, उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। मतलब ये जो Na और Nb है इसके साथ भी आपको ही मल्टीप्लाई करना है आई का, और ऊपर भी आपको आई का मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसको मैं स्टार कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बार बच्चे गलती यहीं पे कर देते हैं, आई का मल्टीप्लाई या तो ऊपर करते हैं या फिर नीचे कर देते हैं, और फिर बोल देते हैं कि मेरा तो आंसर सही है। आंसर गलत हो जाएगा बेटा, दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। Na इज डिफरेंट वैल्यू, Na प्लस Nb इज डिफरेंट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो आपको दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अरे बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को?
नहीं। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे बनता है, कुछ इस तरीके से भी इसको लिखते हैं बेटा, पीबी नॉट माइनस पीएस। देखो कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, आपसे एग्जामिनर कहाँ गलती करा सकता है, उन गलतियों से बचने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर उसने एन ए बाई एन बी के बारे में बात कर रहे हैं, उसने एन ए को बच्चों नीचे से निगलेक्ट किया है, तो एन ए डिवाइड बाई एन ए उसने सिर्फ बात करी, तो उस केस में हम आई का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करना कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ, आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखो, 4 मार्क्स आपको बिल्कुल यहाँ से फ्री के मिलेंगे, ठीक है, फ्री के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर वो एन ए डिवाइड बाई एन प्लस एन बी की बात करता है तो आपको दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। और जब बच्चों सिर्फ एन ए बाई एन बी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करता है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है, आंसर बिल्कुल सही बैठेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों बातों को बिल्कुल सही से रखना है। नाउ कम्स आई की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। तो आई बेटा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आएंगी उनको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई जो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थ्योरेटिकल निकल के आएंगे, जो थ्योरेटिकल निकल के आएंगे उनको अपन नीचे लिखेंगे, बस यहाँ से अपन आई की वैल्यू निकालेंगे। सभी को बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, बताओ बच्चों। हाँ, इसको इसको अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, आप अगर ये अभी एक बच्चे ने डिस्कस किया है कि सर यहाँ पे ऑब्जर्व भी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, दिस इज ऑब्जर्व सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई, नीचे बच्चों आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, आप ऐसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अब जो कैलकुलेटेड मैंने नीचे लिखा ना उसका मतलब थ्योरेटिकल ही है, ये थ्योरेटिकल, ठीक है, और ये ऑब्जर्व का मतलब बेटा ये आपका एक्सपेरिमेंटल, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन के अंदर दे सकता है ना कि एक्सपेरिमेंटल वर्ड यूज करके दे, आपको ऑब्जर्व वैल्यू आपको लिख के दे, आपको थ्योरेटिकल वैल्यूज लिख के दे, या फिर हो सकता है आपको कैलकुलेटेड वैल्यू लिख के दे, है ना, इस तरीके से आपको दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर सभी बच्चों को, ओके। इसको हम और भी अलग अलग टर्म से अलग तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, कि जो नॉर्मल मोलर मास के रिस्पेक्ट में भी दिया जाता है कि आई इज इक्वल टू, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई, नीचे बच्चों एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल ये दे रखा है, तो अपन आई की वैल्यू को सीधा निकाल सकते हैं। एक आई का निकालने का और बेटा तरीका होता है, जहां पे अपन निकालते हैं क्वेश्चन में अगर पार्टिकल्स दे रखे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाई, नीचे बच्चों लिखेंगे अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। तो आई को निकालने के हमारे पास बेसिक 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ठीक है। आई इज इक्वल टू, पहला बच्चों ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कैलकुलेटेड, सेकंड था आपका नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास, थर्ड है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या बच्चों एसोसिएशन, और नीचे अपन लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिस, ऊपर आफ्टर वाला टर्म आएगा, नीचे आपका बिफोर वाला। तो याद कैसे करना है, बहुत से बच्चे दिक्कत करते हैं कि सर ऊपर कभी मैंने बिफोर वाला लिख दिया, अब इसको याद रखो ए डिवाइड बाई बी से, ए बी से, भाई ए का मतलब क्या हो जाएगा आफ्टर, ठीक है, और बी का मतलब बच्चों बिफोर, है ना, तो ए बी से आप ध्यान रखना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सिंपल सा तरीका है जिससे आप, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर बिफोर ऊपर लिखेंगे आफ्टर नीचे लिखें, फॉर्मूले को पढ़ने के बावजूद भी वो ऐसी गलती हो जाती है, बाद में कॉमन सेंस है, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, लेकिन इस मिस्टेक को दूर करने के लिए अपन ए बाई बी डिवाइड, ए बाई बी याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सभी को बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। और नॉर्मल मोलर मास बच्चों हमेशा अधिक होगा, ये बात ध्यान रखो, ये जो नॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू है ये आपकी होती है अधिक, मतलब मैक्सिमम मोर वैल्यू, और जो एबनॉर्मल मोलर मास वैल्यू है ये आपकी लेस वैल्यू डिफाइन की जाती है, ये जनरल टर्म्स है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आई सभी को, चलो अब बच्चों बात करते हैं एबनॉर्मल कंपाउंड्स की तरफ, कि जो एसोसिएशन है डिसोसिएशन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस कौन कौन से कंपाउंड डिस्कस किए गए हैं, अपन करेंगे उस पर पहले चर्चा, कि क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो एबनॉर्मल कंपाउंड बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएटिंग कंपाउंड। तो डिसोसिएटिंग कंपाउंड में बेटा सबसे पहले अगर बात करते हैं NaCl, वेरी पॉपुलर, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस,
ठीक है, जैसे बच्चों आपको दिया जाए Na2SO4, ये एनसीईआरटी के डाटाबेस से मैं लिख रहा हूँ सीधा। नेक्स्ट बेटा यहाँ से 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस एंड SO4-2। नेक्स्ट बच्चों दे रखा हो K4FeCN6, इस पे क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर के अंदर। K4FeCN6 एंड एक्वस मीडियम बच्चों डिसोसिएट होगा 4K प्लस एंड FeCN6, बेटा चार्ज कितना हो जाएगा -4, यहाँ +4 चार्ज है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने जो बात यहाँ पे करी है कि आपके कोई ना कोई पर्टिकुलर ऐसे सॉल्वेंट होंगे जो पोलर इन नेचर होंगे। कैसे सॉल्वेंट बेटा होंगे? पोलर इन नेचर। तो पोलर सॉल्वेंट के साथ आपका पोलर सॉल्यूटिव बेटा डिसॉल्व हो सकता है, डिसोशिएट हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो डिसोशिएटिंग कंपाउंड बच्चों कुछ इस तरीके से। अब अपन बात करते हैं एसोसिएशन को। तो सेकंड बच्चों लेते हैं अपन एसोसिएशन। तो जो एसोसिएटिंग कंपाउंड्स हैं, जैसे बच्चों आपको दिया जाएगा बेटा 2 एटम्स हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे 2A का मतलब क्या है भाई? ए के आपके 2 हम बोल सकते हैं। अब इसके क्या, ये आपके सेपरेट हैं, 2 A हैं, इनको बच्चों अपन ने मिक्स किया तो A2 में कन्वर्ट हो गए। A2 का मतलब बेटा ये डाइमर फॉर्म, दिस इज द डाइमर फॉर्म। तो डाइमर फॉर्म बच्चों वहीं देखने को मिलती है जहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए। जैसे बच्चों आपको दे रखो भाई 3A से आपका A3 का फॉर्मेशन, दिस इज ट्राइमर फॉर्म। समझ में आ रहा है सभी को? तो पॉलीमर फेज वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बच्चों आपके एसोसिएशन केस में डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, मैं बेसिक बच्चों बोलूं, आपके जो फॉर्मिक एसिड वगैरह है, ठीक है, जो एसिड्स आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे 2 मोल्स ऑफ COOH उसने दे के रखा है। ठीक है, तो इनको ना अपन डाइमर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों कैसे? RCOOH इसका ट्वाइस ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? बेसिक, दिस इज अ डाइमर फॉर्म। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट नोट लेते हैं बेटा, पहले थ्योरी बता रहा हूँ आपको, फिर न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिक बनेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बच्चों बात करते हैं कि ऑल कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मतलब बेटा RCOOH, ठीक है, exist as dimer in non-polar solvent। मतलब बेटा जहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाए ऐसे सॉल्वेंट। एग्जांपल C6H6 बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, जिससे हमने बेटा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ इस तरीके से। ड्यू टू डाइमर बेटा, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर फेज के अंदर दिखाई देंगे। ये आपका हुआ है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको आप प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे इसे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन बेटा दे रखा है कि भाई एसिटिक एसिड है CH3COOH है इन बेंजीन C6H6। तो बेंजीन के साथ बच्चों का एसिटिक एसिड दे रखा है, आप बिल्कुल, आप कोई जिसमें डाउट नहीं है, ये जो आपका एसिटिक एसिड है बेटा ये डाइमर फेज में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? डाइमर फेज में। और डाइमर फेज का मिलने का मतलब बेटा क्या? एसोसिएशन या डिसोसिएशन? बताओ भाई। एसोसिएशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिक्सअप हो रहे हैं, एसोसिएशन वाले कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो बाकी बेटा इसका सिंपल सा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है भाई? CH3 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड अपन ने पहले भी डिस्कस किया था बेटा। यहाँ पे आपका सेकंड मॉलिक्यूल आ गया, इधर से कार्बन, इधर से अपन ने OH लिया, यहाँ से डबल बॉन्ड O लिया, यहाँ से आपका CH3 लिया। बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे बच्चों चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग डेवलप होगी, एक H बॉन्डिंग यहाँ डेवलप होगी। तो बच्चों आपके जो फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ये पूरी तरीके से बच्चों डाइमर फेज के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों बिल्कुल बोला जाता है कि आपके कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, बेंजीन की प्रेजेंस में एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में आपको बिल्कुल टिक कर देना कि ये एसोसिएशन वाला केस है जहाँ पे डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर? बताओ भाई। अब चलते हैं बच्चों हम कैलकुलेशन पे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बेटा कैलकुलेशन, जो आई की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं बेटा। अपन ने अभी डिस्कस किया था इसका बेसिक फॉर्मूला कि आई इक्वल टू बेटा क्या है? आई इक्वल टू आपका है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल बेटा, सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है,
बिल्कुल ध्यान देना है। मैं एम रख देता हूँ, एम का मतलब मेमोराइज, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फॉर डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन वाले केस के अंदर बेटा क्या होगा कि जो आई की वैल्यू होगी बेटा वो ग्रेटर देन 1 होगी। आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। जैसे बेटा जनरल फॉर्म बात करें, भाई एन आपका कोई यहाँ पे पॉलीमर दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है, अपन ने बेटा उसे आयोनाइज कराया, तो यहाँ से बेटा वो क्या डिसोशिएट हो गया एन ए पार्टिकल्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? इस एन ए का मतलब क्या है कि ए के बच्चों एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो टी इक्वल टू 0 पे बच्चों बात करें तो इसका बेटा क्या होगा 1 होगा। मैक्सिमम मोल्स आपके 1 होंगे इनिशियली, 1 मान लो आप यूनिट, यहाँ पे कितना होगा इसका 0। जैसे बच्चों रिएक्शन परफॉर्म हुई आपकी टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे आपको शिफ्ट हुआ, तो यहाँ बच्चों क्या होगा टी 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और जनरली बच्चों यहाँ पे हम अपन क्या यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है, तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हम जनरली फॉलो करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? क्लियर? बताओ भाई जल्दी यहाँ से। तो टी इक्वल टू 0 पे आपका ये कंडीशन ध्यान रखना है, बाकी आपको ये। और यहाँ से बच्चों अल्फा क्या है, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हो आजकल, तो अल्फा का मतलब बच्चों वही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, पॉपुलर है। तो बच्चों मैं आपसे अगर बोलूं यहाँ पे तो आई की वैल्यू की तरफ बात करूं, तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो आई अल्फा होगा वो क्या बोल सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? तो आई अल्फा बेटा ये होगा ना, ये 1 माइनस अल्फा प्लस आपका एन अल्फा, दोनों को जोड़ दो इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम केस में आपको यहाँ से मिल गया बेटा ये 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ऐड करके। समझ में आया सभी को? क्लियर यहाँ तक? बताओ बच्चों। हाँ, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, बिल्कुल अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो आई अल्फा बच्चों क्या है, आई अल्फा प्लीज ध्यान रखो, आई अल्फा बेटा क्वेश्चन में आएगा आपसे, तो आई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जो आपका टी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम में जो डिसोसिएशन हुआ है, जो आपको रिएक्टेंट, भाई ये तो एक ही बीकर में होगा ना, एन और एन, ये जो आपका रिएक्टेंट है और जो एन है आपका एक ही बीकर में होगा, अलग बीकर में थोड़ी नहीं है, एक ही बीकर के अंदर है ना। तो टोटल टोटल आपको इक्विलिब्रियम पे कितने अमाउंट आपको मिलेगा, तो अमाउंट तो वही मिलेगा ना, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा कर देंगे, तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ओके। इसके बाद बच्चों हम कुछ कंपाउंड्स आपको डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे ना बहुत बार एक बच्चों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे ना एन की वैल्यू निकालने में बहुत परेशानी होती है। अभी आप फॉर्मूला क्वेश्चन बनाएंगे तो देखना कितना आराम से आप लोग सॉल्व करते हो प्रीवियस क्वेश्चंस को। मैं आपको पहले पूरी सारी टेबल तैयार करता हूँ। तो केसीएल के लिए बेटा एन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एन का मतलब है नंबर ऑफ आयंस को लेके, एन का मतलब है आपके आयंस को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा के प्लस मिलेगा और सीएल माइनस, दो ही आयंस मिलेंगे, हो गया 2। नेक्स्ट बच्चों बात करें अपन K2SO4, बताओ एन की वैल्यू। हम सब कुछ बच्चों एन से निकालेंगे, देखना कितना आसान तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, बुक्स में तो पता नहीं क्या दे रखा है बहुत अजीब ढंग से। तो यहाँ देखो बेटा क्या मिलेगा, आप देखो तो 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे, 1 सल्फेट आयन, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों बात करें हम कॉपर सल्फेट को लेके, भाई डिसोसिएशन वाले केस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, डिसोसिएशन वाले कॉन्सेप्ट में तो कॉपर सल्फेट बच्चों दे रखा है, तो एक कॉपर होगा बाकी एक सल्फेट होगा, तो आंसर विल बी 2, एन की वैल्यू 2। जैसे बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से आपको हाइड्रेटेड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं लेना है। मैं लिख देता हूँ बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं लेना है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉपर सल्फेट से 2 ही आयंस मिलेंगे, तो आपको 2 टिक करना है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल। नेक्स्ट तो आप H प्लस आयन को भी जोड़ लो, OH माइनस आयन को भी जोड़ लो, सब कुछ मिला के तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगर बात करते हैं, दे रखा है Al2SO4 थ्राइस, बताओ भाई 2 एल्यूमिनियम आयंस डिसोसिएट होंगे, आपके सल्फेट 3 होंगे, तो आंसर विल बी 5, एन की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ सभी लोग अच्छे से। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर बच्चों मैं आपसे बोलूँ सपोज C6H5NH3 प्लस NCl माइनस, बताओ बच्चों क्या होगा इसका, एन क्या होगा, कितने आयंस आपको मिलेंगे? तो एक तो बच्चों कैटाइन मिलेगा पॉपुलर, एक एनाइन मिल जाएगा, तो आंसर विल बी 2। बिल्कुल आसान है। जैसे बच्चों क्वेश्चन में उसने बोला कि भाई K4FeCN6 ऐसे दे रखा है कंपाउंड, तो बेटा कितना आयंस मिलेगा, 4 पोटेशियम आयन मिलेंगे, और एक आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनाइन मिलेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स एनाइन मिलेगा, एक आपको पूरा ही का पूरा एक कैटाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो कितना बेटा आंसर हो जाएगा इसका, बताओ भाई जल्दी से, कितना होना चाहिए? भाई 2 क्यों हो गए यार, पोटेशियम कितने मिलेंगे? अरे भाई पोटेशियम कितने मिलेंगे, 4 पोटेशियम मिलेंगे ना। हाउ कैन यू डिफाइन 2? भाई नंबर ऑफ पोटेशियम आयन कितने हैं, 4, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनाइन कितने हैं भाई, FeCN6
ये आपका -4 लिखा जाएगा ना। तो एनाइन कितना है, वो तो एक ही है ना, तो एक एनाइन 1+4 मिला के 5 होता है। अगर 1+4 मिला के 2 होता है तो शायद नहीं पता मुझे। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा बेटा, 4 और +1 मिला के 5। इतने इतने कंपाउंड लिखा दिए, अभी भी गलत कर रहे हो। नेक्स्ट बच्चों बात करें CaCl2, तो बताओ यहाँ से कितने होंगे। तो भाई एक कैल्शियम आयन होगा, 2 Cl- आयन होंगे, तो आंसर विल बी 3। अब तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करें Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट को लेके बात करें, तो बताओ जल्दी से कितना आंसर होगा। सॉरी दिस इज 2, कैल्शियम +2 की स्टेट में होता है। तो कितने मिलेंगे बेटा बताओ, कैल्शियम बेटा कितना मिलेगा, 3Ca+2 की स्टेट में 3 कैल्शियम मिल गए। अरे पहचानना सीख लो, नहीं तो फिर खोजते ही रहना। 3 आपको मिल गए हैं कैटायन, और एनाइन बच्चों कितने मिलेंगे, देखो 2, 2 लिखे हैं ना, तो डिसोशिएट करना आना चाहिए। ये तो बचपन की कहानी होती है बेटा। ठीक है, PO4-3, दिस इज फॉस्फेट आयन। तो 2 आपके कैटायन है, 3 कैटायन है, 2 एनाइन है, तो आंसर विल बी 5। इसमें गलती कर दी आपने तो बेटा आपको -1 मिलेगा 100%। अगर यहाँ एन निकालने में गलती आपने नहीं करी तो मैं आपको 4 मार्क्स दिलाऊंगा गारंटी से, ये आप टेंशन मत लो। बिकॉज सॉल्यूशन चैप्टर में ना यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर आप बुक्स देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, अगर टाइम देखने का तो बिल्कुल आपको वहां देखने को मिलेगा। अब बच्चों बात करते हैं फॉर एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में आके कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे, आई की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी >1 हो जाएगी, खत्म कहानी। I <1 फॉर डिसोसिएशन, एक एटम था, एक मॉलिक्यूल था, डिसोसिएट होकर 5 आयन बनाए, 4 आयन बनाए, 6 आयन बनाए, 8 आयन बनाए, 10 आयन बनाए, आई की वैल्यू बढ़ गई। समझ में आ रहा है, बहुत सारे आयन्स आके कंबाइन हुए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके कंबाइन हुए हैं, एसोसिएशन हुआ है, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से आपकी लेस डिफाइन होगी। ये बात ध्यान रखना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, तो Na से आपको इक्विलिब्रियम, ये An में कन्वर्ट हो गया, ध्यान दो। En का मतलब क्या, पॉलीमर, डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर हो गया। Na का मतलब क्या है, ये मतलब समझ लो। Na का मतलब है कि भाई ये आपके n मॉलिक्यूल्स हैं, n का मतलब आपके इन्फिनिटी हो सकते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अच्छा, T=0 बच्चों, इसके 1, ये कितना होगा 0, ये आपका 1 - अल्फा होगा इक्विलिब्रियम पे, ये α/n होगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हो आजकल तो ये पता होगा, α/n। समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। तो बेटा आई अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको उठा के जोड़ दो, जो इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे था, 1 - अल्फा + α/n। क्या समझ में आया, बताओ भाई, सब कुछ क्लियर। ध्यान दो, अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ यहाँ पे डिसोसिएशन। यहाँ पे अल्फा क्या लिखा जाएगा, आप बताइए मेरे को, क्या मैं अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखूं, बिल्कुल भी नहीं भाई। डिसोसिएशन वाला केस तो अपन ने पहले पढ़ा था, तो वहां पे डीओडी फॉलो किया था। यहाँ बच्चों एसोसिएशन पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेटा इस अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। तो हमेशा हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट एसोसिएशन भी होता है, तो अल्फा को अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। एक नई चीज आपको पता चले, क्या बात क्लियर हुई, चलो बहुत सही। तो जैसे सर आपने बताया था n की वैल्यू इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तो अब सर बताओ n की वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होगी। तो बच्चों डाइमर की बात करना पहले अपन। तो डाइमर के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी, डाई का मतलब 2 होता है, n=2 सीधा लिख देना। अगर बेटा क्वेश्चन में आपको ट्राइमर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो कॉमन सेंस बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बहुत आसान है। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर टेट्रामर दे रखा है, सपोज टेट्रामर दे रखा है, तो n की वैल्यू बेटा 4 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ दिक्कत है ही नहीं इसमें। बताओ भाई, क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ गए हम धीरे धीरे। यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आई, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था बेटा, सबको क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से। यस, अब इसको हम थोड़ा और अलग तरीके से भी आपको बताते हैं। ये तो मेरा बहुत ही फंडामेंटल तरीका हुआ, बहुत ही बेसिक तरीका हुआ, ये इससे क्वेश्चंस बच जाते हैं, जो मैंने आपको बताया ये मेरा तरीका है। ठीक है, इसको अपन एबी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बाकी अलग तरीके भी हैं इसके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डिसोसिएशन को। मैं आपको एक अलग तरीका भी सिखा रहा हूँ, मल्टीपल तरीके हैं, ऐसा नहीं है, एक चीज को समझने के लिए एक नया तरीका भी आपको सिखाता हूँ बेटा। डिसोसिएशन वाले केस की जब भी बच्चों अपन चर्चा करेंगे, तो उस केस में आपका जो नॉर्मल जो मोलर मास होगा, उसकी वैल्यू बच्चों आपको अधिक डिफाइन करनी है, किससे, एबनॉर्मल मोलर मास से।
ये वैल्यू बच्चों प्री डिफाइन करी गई है कि भाई डिसोसिएशन का केस में आपकी नॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू है बच्चों वो अधिक होगी आपकी एबनॉर्मल से, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे बेटा डिसोसिएशन वाले केस में टूटना, टूटना के मतलब बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे अधिक, अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे अधिक, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक होने का मतलब बेटा आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जरा याद करो, पहला फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई, नीचे थी बेटा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई की वैल्यू बच्चों 1 से अधिक कब आएगी, जरा रिलेट करो, ऑब्जर्व और कैलकुलेटिव में से कौन सी वैल्यू बेटा बड़ी हो जाए, जल्दी से बताओ मेरे को आंसर बताओ भाई। आई की वैल्यू आपको 1 से अधिक चाहिए, तो 1 से अधिक बेटा कब, जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, किससे, इस वाली वैल्यू से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब बेटा कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बड़ी हो जाए कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अरे ये सो नो का रिस्पॉन्स करो भाई जल्दी से, मजा आ रहा है तो रिस्पॉन्स करो। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बेटा वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, कैसे, कैलकुलेटेड से। तभी बच्चों क्या होगा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकल के आएगी। बिल्कुल क्लियर। तो चलो ये एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं अलग तरीके से भी। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा मैंने ए एक्स बी वाई, कंपाउंड ले लिया मैंने, मैंने आपको जनरल फॉर्म में अभी एक्सप्लेन किया था, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर लेते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा इसको अपन आयोनाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम चैप्टर। हमें से आज भाई एक्स बेटा, ए के पास एक्स एटम है तो एक्स इंटू ए के ऊपर प्लस बाई चार्ज। मान लो बेटा पहला कैटाइन होता है दूसरा एनाइन, जनरल फॉर्म तो यही होती है कंपाउंड लिखने के तरीके में, पहला कैटाइन दूसरा एनाइन। तो प्लस बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं बाई बी, बी के ऊपर माइनस एक्स चार्ज, कोई कंफ्यूजन नहीं। टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, सपोज मान लो मैक्सिमम 1 होगी, 1 यूनिट, 100% मान लो, ये बेटा इसकी वैल्यू आपकी 0 0 होगी। नेक्स्ट बच्चों इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या होगा एक्स अल्फा, भाई एक्स कोएफिशिएंट है एक्स अल्फा, ये बाई कोएफिशिएंट है तो बाई अल्फा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को। तो बताओ बेटा टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये वाली वैल्यू होगी, इन सबको उठा के आप उठा के जोड़ दो, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, बट यही वैल्यू होगी ना, तो सबको जोड़ दो आप। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस बाई एल्फा। इसमें से बेटा लास्ट टर्म में से आप एल्फा कॉमन ले लो, यहां से आप एल्फा कॉमन ले लो तो एक्स प्लस बाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब बेटा 1 माइनस एल्फा तो ये हो गया, प्लस यहाँ से एक्स प्लस बाई, इसके बाहर बच्चों ये एल्फा हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और ये एक्स प्लस बाई बच्चों क्या है, यही तो एक्स प्लस बाई बच्चों एन है जो अभी मैंने आपको समझाया था, याद करो। एक्स प्लस वाई बच्चों क्या है, वही एन है जो एन अभी अपन लोग बात कर रहे थे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। डिसोसिएशन केस में एन मैंने आपको समझाया था ना कि मॉलिक्यूल्स किस किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो जो कैटाइंस एनाइंस के नंबर्स हैं वही एक्स प्लस वाई इज द एन। पूरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, बताओ जल्दी से। टोटल डिसोसिएशन मोल्स, एन का मतलब टोटल डिसोसिएशन मोल्स बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। समझ में आया सभी को। चलो अब यहां से आपको पता चल गया कि सर ये जो वैल्यू है 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स प्लस बाई इंटू एल्फा, ये बच्चों वैल्यू है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन की वैल्यू ये है, तो आई इक्वल टू होता है बेटा टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई, मैंने बोला ए बी याद रखना, बी मतलब नीचे आपका क्या आ जाएगा बिफोर डिसोसिएशन। भाई डिसोसिएशन वाला केस तो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो ए बाई बी, तो आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन अभी अपने निकाला था बेटा, कितना था 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, अरे यही था, एन की वैल्यू एक्स प्लस बाई लिखी थी अपन ने, डिवाइड बाई भाई स्टार्टिंग में ए एक्स बी वाई के मोल्स कितने थे बेटा 1, 100 थे ना, 1 लिए थे अपन ने, डिवाइड बाई 1 कर दो। तो आई की वैल्यू बच्चों यहां से क्या निकल के आ गई, बताओ मेरे को जल्दी से। आई इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अब ये समझ में आया। अपन यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं बेटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, बस भाई आप इस ब्रैकेट को भी बाहर निकाल दो, तो वहां से फिर अल्फा आप कॉमन ले लेना, आपको 1 इधर मिल जाएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1। ध्यान दो, आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1, दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकते हैं डिसोसिएशन वाले केस के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ बच्चों, ये सर नो, यहां तक बात क्लियर हुई। अरे इसको इसको ऐसे लिख लो यार, इसको यहां से आप इस तरीके से लिख लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ, आप इसको लिख लो आई इज इक्वल टू 1 प्लस
ऐसे लिखना 1 माइनस n माइनस 1 इंटू एल्फा, आप इसको इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? अपन ने अल्फा निकालना है तो i माइनस तो 1 करना ही पड़ेगा, 1 को इधर शिफ्ट कर दो, बाकी n माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा नीचे। अरे बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, सब कुछ क्लियर? बिल्कुल। अब बच्चों मैं बात करूं कि मान के चलो बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन ने यूज किया है, इन केस इसी जो लास्ट निकला है फॉर्मूला, इसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1, आपको पता ही है भाई। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो डीओडी होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने इक्विलिब्रियम लिया था, मैंने पहले बोला था इक्विलिब्रियम बच्चों कहाँ मिलता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस के अंदर, इसलिए इक्विलिब्रियम चैप्टर बने हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उनकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 100%। 100%, जिसमें हम अल्फा बच्चों क्या बोल देते हैं? 1 बोल देते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप फॉर्मूले पे जरा आओ, तो यहाँ से आपको क्या होगा भाई? अल्फा की वैल्यू बेटा जरा 1 पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? अल्फा की जगह आपने 1 पुट किया तो ऊपर आपका i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू i माइनस 1। समझ में आया? 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो आपको i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस के अंदर आई की वैल्यू जो होगी ना वो n के इक्वल होगी, इसलिए तो n पे हम फोकस कर रहे थे कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में अगर आपने n की वैल्यू निकाल ली तो जो n का नंबर होगा वही तो आपका i होगा, जो n का नंबर होगा वही तो i होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में आना पड़ेगा, तो फिर इस केस में आपको निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपके सामने रहा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ आराम से हो गया सॉल्व यहाँ तक? चलो कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे समझने के लिए। जैसे बच्चों मैंने लिया था NaCl, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता ही है। तो यहाँ से Na प्लस Cl माइनस, बेटा I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। भाई स्ट्रॉन्ग के लिए तो I इक्वल टू N होता है, हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट बच्चों K2SO4 को ले जरा, तो यहाँ से मिलता है 2K प्लस आयन, और मिलता है बच्चों SO4 माइनस 2 आयन। तो यहाँ पे I की वैल्यू बच्चों 3। भाई 2 पोटेशियम आयन है, 1 सल्फेट आयन है। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये बेटा मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ही है। अब ध्यान देना यहाँ से, अगर बच्चों में भाई इनके लिए आई की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे बीक ले लिया K4FeCN6 कुछ इस तरीके से, मैंने बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दिया, और यहाँ से 4 किल प्लस आयन में डिसोसिएशन, और यहाँ पे आपका FeCN6 कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। चार्ज बच्चों आपका -4 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, पहला केस मैंने बच्चों बोला कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 100%, इफ अल्फा इज इक्वल टू 100%, तो इस केस में आपकी अल्फा की वैल्यू आपकी कैसे निकालेंगे भाई? अल्फा इज इक्वल टू होता क्या है? i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 होता है ना। तो i की वैल्यू बच्चों क्या होगी? बड़ा 100% का मतलब क्या? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग वाले केस में i इज इक्वल टू n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्वेश्चन में आपको बोलेगा ना कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना। अगर बेटा क्वेश्चन बोलते कि भाई अल्फा की वैल्यू 50% है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 50%, फिर मैंने उसको रोक दिया। भाई सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 50% डिसोसिएशन हुआ और मैंने उसको स्टॉप कर दिया, कंडीशन दे दी मैंने, स्टॉप कर दिया, 50% करा दिया, तो फिर बच्चों कैसे निकालेंगे? तो अब भी आप ऐसा मत करते ना कि i इक्वल टू n कर देना, गलत आंसर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 50% उसने बोली है, तो 50 डिवाइड बाई 100, भाई 50% का मतलब क्या? 50 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। बेटा n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जल्दी से बताओ मेरे को? भाई 4 कैटाइन आपके हैं, 4 कैटाइन है, 1 एनायन है, 5 होगा, तो n की वैल्यू बच्चों 5 हो जाएगी। ये कैंसिल कर दो, 1/2 मिल जाएगा यहाँ से। अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, तो i की वैल्यू बच्चों कितनी निकलेगी जल्दी से बताओ मेरे को? 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई 2i माइनस 2 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है सभी को? तो बच्चों 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i माइनस 2, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, निकाल लो। तो इसमें बेटा i की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 3 निकली। लेकिन जब 100% उसने डिसोसिएशन दिया तो i की वैल्यू n के बराबर आई। जब बच्चों मैंने उसने परसेंटेज 90%, 99.9%, 98% से 30%, 40%, 50%, 55%, देन आपको i की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला केस हो। तो क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से मॉडिफाई करके आते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा बेटा अच्छे से। चलो अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। हमने काफी थ्योरी देख ली है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि इफ K4FeCN6 ये दे रखा है इज 50%, पहला क्वेश्चन है 50%, इज 50% आयोनाइज्ड,
50% आयोनाइज, देन आई इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा है तो आई इक्वल टू कितना 3 मैंने लिख भी दिया है, आप आई की वैल्यू निकाल भी लोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई इक्वल टू कितना आएगा, मैंने भी निकाला, सिखाया भी था आपको ना, बहुत आसान तरीके से बेटा। ठीक है, आपने क्या लिखा भाई, आप ऐसा भी करो मैं आपको बताता हूँ, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहे जो इनिशियली हम लोगों ने बात करी थी ना कि इक्विलिब्रियम पे, भाई इक्विलिब्रियम टाइम पे जो आपके आई अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, जरा उसको उठा के एक साथ लिख दो आप। ठीक, तो आई अल्फा क्या आया था, वो आया था, आप याद करो 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, अरे यही तो था। और आपको याद हो हम लोगों ने किया था ना अभी, तो 1 माइनस एल्फा, अभी आपको मैंने एक तरीका बताया जस्ट अभी, जहां पे एन की वैल्यू 3 निकाली थी अपन ने, यही सेम क्वेश्चन के लिए। अब हम दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं कि आई अल्फा का अगर आप सीधा आई, अगर नीचे वाला फॉर्मूला भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर वाले फॉर्मूले को उठाओ और यहाँ पे रखो, आप सीधा रखो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। बेटा अल्फा कितना होगा, 50% का मतलब क्या, 50 वैल्यू 100 मतलब 0.5 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.5 ब्रैकेट में, यहाँ पे 5 ब्रैकेट में, एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी मिलती है बताओ मेरे को, 5 ही मिलेगी ना पूरे कंपाउंड में, 4 पोटेशियम 1 एनाइन मिलेगा, 4 कैटायन 1 एनाइन 5 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0.5, जरा मल्टीप्लाई तो करो यहाँ पे, सॉल्व तो करो ऐसे, ये 0.5 हो जाएगा, प्लस में 25 ना 2.5 हो जाएगा, मेरे भाई दोनों को जोड़ दो जरा एक बार, 3.0 मिल जाएगा। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 2 मेथड आपको बता दिया मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चंस के लिए। क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं मैं एम्स का, और ये क्वेश्चन आईआईटी के अंदर भी डिस्कस किया गया है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में है कि इफ पॉइंट ऑफ, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, यस, भगवान राम जब से पैदा हुए थे और जब तक लंका गए थे ना, पूरी कहानी सिखाऊंगा मैं, ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी सिखाऊंगा, बस पढ़ते चलो धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे पढ़ते चलो, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन मत हो, एडवांस निकाल दोगे आप, परेशान मत हो, ठीक है, आराम से चलो धीरे धीरे, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ। देखो बेटा, यहां से बोला है कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर, ये कंपाउंड दे रखा है, बेरियम का नाइट्रेट दे रखा है, बेरियम नाइट्रेट है BaNO3 ट्वाइस, और इसकी बच्चों वैल्यू दे रखी है वांट ऑफ फैक्टर की 2.74, ठीक है, 2.74, देन कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट का जो परसेंटेज डिसोसिएशन है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी। भाई आईआईटी और अगर एम्स ने क्वेश्चन पूछा है, पहले इसको कर लो ना, इसको कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो पहुंच जाओगे वहां तक। यस, बताओ बेटा क्वेश्चन, और उन लोगों ने पूछा है ना, कब हो जाएगा क्वेश्चन। देखो बेटा, नाम से मत समझोगे बेटा आईआईटी पूछा गया है, एम्स से पूछा, बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बहुत आसान है क्वेश्चन। उसने बोला कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर बेरियम नाइट्रेट इज 2.74, कोई दिक्कत नहीं भाई, आई की वैल्यू दे रखी है, मैं तो खुश हो गया कि तो आई की वैल्यू दे रखी है। उसने पूछा बच्चों कैलकुलेट, आप कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट का परसेंटेज मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी उसने, अल्फा उसने पूछा है और आई की वैल्यू दे रखी है निकालना बिल्कुल आसान है, निकालो भाई जल्दी से। तो पता है ना कि इक्विलिब्रियम टाइम पे टोटल आपको कितने मोल्स मिलते हैं, वही आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्ट दे रखा है, डिसोशिएट करेगा, बेरियम 1 मिल, कैटायन 1 होगा, नाइट्रेट 2 होंगे तो 3 हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। एन की वैल्यू 3, अरे पढ़ाया था ना एन की वैल्यू 3, फॉर्मूला आपको बताया था, आंसर भी नहीं आया अभी तक, आंसर नहीं आया अभी तक, सब कुछ पढ़ा दिया फिर भी अभी। आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, मैंने पहले ही बोला है ना, स्पीड में चलना पड़ेगा कभी कभी, तो ये 1 माइनस धीरे धीरे चलोगे तो कुछ नहीं होगा, प्लस यहाँ से 3 अल्फा हो जाएगा। बस बेटा इनकी वैल्यूज को यहाँ से दो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है, 1 प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2.74। अल्फा निकालना कितने बच्चों को आता है बताओ भाई जल्दी से, 1 माइनस कर देंगे इसमें तो 1.74 हो जाएगा, इधर इधर बचेगा 2 अल्फा, बट डिवाइड करना आता है 2 का, बिल्कुल आता होगा, कैंसिल कर दो इसको, तो 0.87 इज द आंसर। और उसने परसेंटेज के बारे में पूछा है तो मैं तो खुश हो गया, 87% इज द आंसर। क्या मजाक करता है आईआईटी मेरे साथ, मेरे साथ नहीं आपके साथ। हो गया आंसर, कितने बच्चों ने सॉल्व किया था, मुझसे पहले कितने बच्चों ने सॉल्व किया था, मेरे कराने के बाद कितनों ने सॉल्व किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
X is 40% dimerized and Y is 30% trimerized. Then calculate value of I. Then calculate value of I for both case. दोनों केसेस के लिए आपको I की वैल्यू निकालनी है। चलो बच्चों सॉल्व करो। चलो यार मुझे ही करना पड़ेगा। चलो मैं कोशिश करता हूं। तो बेटा पहले वाले केस में उसने बोला है डाइमराइज्ड। क्या बोला है? डाइमराइज्ड। तो आई एल्फा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइड बाई एन। भाई डाइमराइज पढ़ा है, ट्राइमराइज पढ़ा है, एल्फा भी एन था कि नहीं था इक्विलिब्रियम पे? अरे बताओ ना बच्चों, पढ़ाया था मैंने। और बेटा आपकी जो आपका डिसोसिएशन वाला केस था, ये तो एसोसिएशन वाला आ गया ना। डिसोसिएशन वाले केस में क्या था? 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। यहाँ पे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइड बाई एन, बस यही तो डिफरेंस है। और क्या याद रखना है? कुछ भी नहीं बेटा, एन की वैल्यू आपको पता चल ही नहीं रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या किया जाए? हाँ पता चल रही है मेरे को, ये डाइमराइज लिखा है सर, एन की वैल्यू 2। सर ये ट्राइमराइज लिखा है, एन की वैल्यू 3। बिल्कुल पता है। तो पहले की इसको बात कर लेते हैं, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 1 माइनस एल्फा कितना है? 40% 0.4। बिल्कुल सही। एल्फा की वैल्यू बेटा कितनी? 0.4 डिवाइड बाई एन कितना? 2। कैलकुलेशन करनी सभी को आती है, कैंसिल हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा यहाँ से। और 1 माइनस 0.4 को मतलब 0.6 प्लस उठा के बेटा जोड़ दो 0.2, सबको निकाल के लिख दो आंसर 0.8। क्या 0.8 इज द आंसर? 0.8 कितने बच्चों का आंसर आया? बता दो भाई जल्दी से। मेरी सॉल्व करने से पहले कितने बच्चों का आया था 0.8? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस है बेटा ट्राइमराइज। तो ट्राइमराइज बेटा वो भी आपका क्या है? एसोसिएशन वाला केस है। तो आई एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइड बाई एन। बिल्कुल आसान है। तो बेटा 1 माइनस एल्फा बच्चों कितना? 30% 0.3 प्लस एल्फा बच्चों कितना? 0.3 डिवाइड बाई एन कितना बेटा? जल्दी बताओ मेरे को। प्राइमराइज मतलब 3। तो इसको सॉल्व तो करो बेटा, इससे कैंसिल 0.1 मिल जाएगा। तो 1 में से 0.3 गायब कर दो, 0.7 आता है। और प्लस बच्चों 0.1 को जोड़ भी तो दो साथ में, तो 0.8 इज द आंसर। तो कितने बच्चों को आंसर निकल गया है? 0.8 0.8 परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा। आया कितने बच्चों का? ये भाई बचपन की टेक्नोलॉजी है, जोड़ना घटाना करनी चाहिए मेरे हिसाब से सभी को। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन बहुत आसान होते हैं ये तो। बस प्रॉपर्टीज आपको मैंने सब बताई दी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लेते हैं, ठीक है भाई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड इफ molecular weight of NaCl is 30, then calculate percentage alpha for NaCl। NaCl के लिए परसेंटेज अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन? बताओ भाई जल्दी से आंसर बताओ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन उसने दिया है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, इफ molecular weight of NaCl is 30, then calculate percentage alpha for NaCl। क्या वैल्यू होगी बताओ बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए? यस देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा, आपको सिर्फ दे रखा है भैया NaCl है सर, 30 मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो मुझे तो सर को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बच्चों में सिंपल सा ट्रेंड आपको बताता हूँ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा, आपका जो इनिशियल आई अल्फा है और जो आपका एक्सपेरिमेंटल, उन दोनों को आप लिख लो इस तरीके से। आई अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा, एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू आपका जो थ्योरेटिकल, जो भी आपकी वैल्यूज है। अब जब यहाँ से उसने बात कर रही है बेटा कि NaCl जो है ना, वो आपका टाइमर में होता नहीं, वो डिसोसिएटिव होता है। उसने अल्फा के बारे में बोल भी दिया, डिसोसिएशन के बारे में बात किया। तो आई अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपका हो जाएगा थ्योरेटिकल, मैंने एक बताया था ना फॉर्मूला बीच में मॉलिक्यूलर वेट के साथ, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना।
और इधर हम जब आई अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों, वो होती है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अरे यही तो होती है डिसोसिएशन वाले केस में, ये आई अल्फा ये आई अल्फा, बस आई अल्फा को आई अल्फा से कंपेरिजन करा दो, बस खत्म कहानी, बस ये आपका बन गया। अब क्वेश्चन के अंदर देख लो बेटा कि जो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना होता है इनिशियल का, सीएल का 30, सीएल का होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, उसको जोड़ दो आपका पॉइंट वाला प्लस आपका सोडियम का 23, सबको जोड़ दो तो वैल्यू 58.5 होती है। तो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इनिशियल का, 58.5 थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। जो क्वेश्चन में दिया है वो आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, उसकी वैल्यू नीचे 30 आ जाएगी। अरे बताया था ना फॉर्मूला इस तरीके से। बाकी बच्चों यहाँ पे 1 माइनस एल्फा प्लस NaCl को आयोनाइज कराओ डिसोसिएट, तो बेटा 2 आपको यहाँ पे N की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो N की जगह आप 2 पुट कर दो, बाकी अल्फा, अल्फा निकालना आता है कि नहीं आता है, तो बच्चों माइनस एल्फा प्लस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बताइए ना बच्चों। तो यहाँ से जब अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो उसका अल्फा परसेंटेज ही तो निकालना है, वही पूछा गया है, तो बस हो गया आंसर। कितने बच्चों को बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो अपन को सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी आपको, आराम से सॉल्व कर लो, बिल्कुल। बहुत सही, गुड जॉब। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन लेते हैं, एक भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में कि इफ फिनॉल इज 60% डाइमराइज्ड, 50%, मैंने बोला था ना कि आपको दिक्कत होगी ही नहीं, आपको ना कंपाउंड के अंदर डाइमराइज डिसोसिएशन एसोसिएशन हर कुछ दिया जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होने वाली। यहाँ पे उसने डाइमराइज दे दिया, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ, ठीक है। तो सारा केस कौन सा बेटा, एसोसिएशन वाला केस लगाना है, ठीक है। 60% आपका डाइमराइज, देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल बाई सीपी मेथड, हम जब पढ़ते थे करियर पॉइंट के अंदर तो उसको सीपी बोलते थे, सीपी, तो अभी हाँ वही सीपी मेथड। बताओ बच्चों, तो इफ फिनॉल इज 60% डाइमराइज देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल बाय सीपी मेथड। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कुछ पता ही नहीं है सर। अभी पता है ना अपन ने अल्फा परसेंटेज निकाला था, अब उसने मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, ठीक है, अभी मॉलिक्यूलर वेट दिया था, क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल। कैसे करना है, तो भाई कुछ भी नहीं, आई अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा, सिंपल सा है। लगाओ बेटा ऊपर, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल आसान, ये तो ये हो गया, इज इक्वल टू, इधर आई अल्फा क्या होगा बेटा, ये कौन सा केस है, एसोसिएशन वाला केस, तो अल्फा भी 1 आएगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई एन, बस। बेटा डायमर दे रखा है तो एन की वैल्यू तो आपको पता चल गई सर, 2 हो जाएगी, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। बेटा क्वेश्चन में उसने ना कुछ दे रखा है यहाँ पे, देखो फिनॉल का बच्चों ना जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, आप निकालोगे यहाँ पे तो उसका 94 आता है, तो ये थ्योरेटिकल आपका 94 है, और आपको जो निकालना है वो नीचे है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा कितना है 0.6 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्लस में 0.6 डिवाइड बाई 2, बेटा n निकालना, ये आपका x निकालना आता है, बस ये x निकाल लेना, ये इसका आंसर होगा। अरे समझ में आया सभी को, फिनॉल का 94 होता है, ठीक है, बिल्कुल। बेटा x आ जाएगा निकल के, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस मेक्स दी परफेक्ट, नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। चीजें बदल गई हैं टाइम के हिसाब से, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट, ठीक है। पहले होता था कि सिंपल सा कि बच्चों क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट, वो गलत हो गया आज के टाइम में, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट, तो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो परफेक्टनेस आएगी आपकी, बिल्कुल। अगली बच्चों बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर की बच्चों बात करते हैं किसको लेके, टीबी को लेके, टीएफ को लेके, बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, पाई, आरएलबीपी, डेल्टा टीबी, कॉमा डेल्टा टीएफ, ठीक है, एंड सो ऑन। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम पहले बात करेंगे। तो बेटा इनके प्रोडक्शन पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि भाई अरेंज करो गिवन कंपाउंड को टीबी के बेस पे, टीएफ के बेस पे, बीपी के बेस पे, पाई के बेस पे, आरएलबीपी के बेस पे, किसका आरएलबीपी ज्यादा, किसका टीबी ज्यादा, किसका डेल्टा टीबी ज्यादा, किसी का डेल्टा टीएफ ज्यादा,
बच्चों को पता है टीएफ ज्यादा तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा कर देते हैं, तो ये दिक्कत यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों फ्री फोकट के 4 मार्क्स आपको देके जाते हैं। बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। तो हो जाए बेटा तैयार, बिल्कुल। तो लेते हैं ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक आरएलबीपी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कॉमा डेल्टा टीबी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यही बच्चों हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो तो अपना साइन लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो अपने पढ़ा था ना अभी एन निकालना, बस सीधा। तो बेटा जितने भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, चाहे आरएलबीपी हो, टीबी, डेल्टा टीबी हो, डेल्टा टीएफ हो, पाई हो, ये सब कुछ बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी आपके सॉल्यूट के हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या सभी को याद रहेगा? बेटा बात कर रहे हैं सॉल्ट ट्रिक, ठीक है, सॉल्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल याद रहेगा। वैसे मत बोल देना सर कि वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या? नहीं नहीं, गलत आंसर। क्या सर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर। क्या बच्चों आपका जो टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपका चेंज होगा, आरएलबीपी हो, डेल्टा टीबी हो, आपका डेल्टा टीएफ हो, आपका पाई हो, उनके साथ बच्चों ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात करूंगा फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, तब आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। पहली बात तो ये आप समझ लो। सेकेंड बच्चों बात करते हैं, ध्यान दो। टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना कि भाई टीबी का अरेंजमेंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या बनेगा। अब इसके बाद बच्चों आपका वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन आ जाए, आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए, तो करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, तो तीनों बातें पता चल गई आपको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ बच्चों आपको टीबी के बारे में पता चला, बीपी के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में पता चला, और आपको टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता चला, ठीक है। ये आप इनके क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा आपको वही स्मॉल एन जो निकला था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना है। और बच्चों जब आपको टीबी के बारे में पूछेगा तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से सॉल्व कर देना है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यही दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। यस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाते हैं उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाएंगे? तो फर्स्ट है बेटा 0.1 कैपिटल एम NaCl। तो इसमें आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे अगर ये सॉल्यूट है? तो देखो बच्चों बहुत बार बच्चे ना 2 टिक कर देंगे कि सर Na+Cl-। मेरे भाई उसके सामने 0.1 तो लिखा है ना, तो उसको थोड़ी छोड़ देंगे अपन, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे ना तो 0.1 × 2 करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको पूरी दिखानी पड़ेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखा है 0.4 कैपिटल एम बेटा दे रखा है CaCl2, तो उस केस में क्या होगा 0.4 × 3 करेंगे, 3 बटा क्यों, एक कैल्शियम 2 क्लोराइड आयन, 3 हो जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन का एम ग्लूकोज, कोई बच्चा बीच में पूछ रहा था ना कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला केस हो जाए तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज बेटा डिसोशिएट नहीं होता है, आपको पता है, नॉन आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इसके लिए बेटा कुछ नहीं, 1 × 1 क्या ग्लूकोज के लिए 1 लेना है, वो तो नहीं, 1 ले लो, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बताओ बच्चों।